बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईटा 2020 जो एग्ज़ाम की प्रेपरेशन है उसके लिहाज से बुक 1 का जो चैप्टर 2 है उसको हम स्टार्ट करेंगे। और ये जो चैप्टर बेसिकली ये बायोकेमिस्ट्री का है, या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये उनसे रिलेटेड है। यानी ये जैसे मैंने भी बोला कि ये ना बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ये चैप्टर बनता है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर जो था वो डिस्कस किया था, वो सेल बायोलॉजी का था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स को डिस्कस किया। यहाँ पे हम ना जो एक सेल की या एक बॉडी की जो बायोकेमिकल नेचर है और उसमें वो कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आएंगे, उनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, केमिकल कंपोजिशन उनकी क्या है, उनका रोल क्या बनता है, ये सारी बातें ना हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक जो टर्म है वो ज़रा क्लियर कर ले, जिसको हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। देखें, जो प्रोटोप्लाज्म है इसको हम लिविंग मैटर भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी इट्स अ लिविंग मैटर विच शोज ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। यानी ये क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा। लेकिन प्रोटोप्लाज्म को अगर हम फिज़िकली देखें, जो कंपोनेंट्स हैं जिनमें हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, वो इस तरह से है कि एक इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म, और कुछ बुक्स ऐसी भी हैं कि जिनमें साथ में वो प्लस न्यूक्लियस भी लिख देते हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात कर रहा हूँ कि देखें, न्यूक्लियस को हम ना एज एन ऑर्गेनल भी कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए ना जो साइटोप्लाज्म की टर्म है ना उसके अंदर न्यूक्लियस और उसके अलावा जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं ना वो इसी साइटोप्लाज्म की टर्म के अंदर ही इंक्लूडेड है। इसलिए ना हम जो प्रोटोप्लाज्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड विद इन दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी फ्लूइड मीडियम था और उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है सेलुलर, वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर आ रहे हैं। तो ये दोनों मिल के क्या करेंगे, दे विल मेक द प्रोटोप्लाज्म। और वो जो प्रोटोप्लाज्म है वो उस लिहाज से फिर क्या होगा, एक आप कह सकते हैं लिविंग मैटर है विच शोज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। लेकिन दूसरी तरफ ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी और उसके अंदर साइटोप्लाज्म और तमाम कंपोनेंट्स हैं, जब हम इनको देखते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों मिल के क्या करेंगे, एक लिविंग सेल बना देते हैं। ये क्या बना देंगे, एक लिविंग सेल बन जाएगा। और ये जो लिविंग एक सेल बन गया है दोनों के मिलने से, तो हम कहते हैं कि जो सेल है वो क्या है, बेसिकली इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये कौन सा होगा, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा देखें, चूँकि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से हो रहा है ना, जब हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो हम जो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल जिसको आप कहते हैं ना, जिससे हम स्टार्ट करते हैं, वो होता है लाइफ के लिहाज से वो सब एटॉमिक लेवल है। और जो सब एटॉमिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये सारे आ जाएंगे और वो मिल के क्या करते हैं, इस तरह से एटॉमिक लेवल बनाएंगे। और उस एटॉमिक के लेवल में अगर आप देखें ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के मिलने से डिफरेंट जो एटम्स बनते हैं, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, आयरन, जिनको आप ना बायो एलिमेंट्स का नाम भी दे चुके हैं। 16 थे बायो एलिमेंट्स।
उनमें से ना 6 मेजर थे और या मैक्रो थे, और बाकी जो 10 थे वो क्या थे, माइनर या माइक्रो एलिमेंट्स आ जाते हैं, बायो एलिमेंट्स। तो ये एटॉमिक लेवल पे सारे वही होंगे, जैसे मैंने नाम लिए ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे क्या होंगे, एटॉमिक लेवल के लिहाज से बायो एलिमेंट्स होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होगा, यही बायो एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं, दे विल मेक एन अदर लेवल, जिसको आप क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल। अब देखिए जो मॉलिक्यूलर लेवल होगा, इस पे जो वही हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से बन रहे थे, जिनको आप फॉर एग्जांपल कहते हैं जैसे वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हीं बायो एलिमेंट्स के मिलने से बने। तो फिर ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इनको हम बायो मॉलिक्यूल्स का नाम देंगे। अब देखिए ये जो बायो मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास बन रहे हैं, ये बायो मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी होगी वही क्या होगी, बायो केमिस्ट्री। यानी आप ये कह सकते हैं कि हम जिस वक्त केमिकली जो है ना वो लाइफ को स्टडी कर रहे होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, यही फिर क्या होगी, बायो केमिस्ट्री होगी। अच्छा, अब देखें जिस वक्त हम ना प्रोटोप्लास्ट को स्टडी करते हैं केमिकली, तो हमें इसके 2 मेजर कंपोनेंट्स मिलते हैं। एक होगा जिसको आप नाम देते हैं इनऑर्गेनिक का, और दूसरा जो होगा वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। यानी इसमें क्या होंगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 2 कंपोनेंट्स हम बनाएंगे। अब देखिए इनऑर्गेनिक के लिहाज से, जैसे मैंने कहा वाटर है, वाटर जब वो मेजर कंपोनेंट है प्रोटोप्लास्ट का, तकरीबन 70% जो होता है ना प्रोटोप्लास्ट, वो वाटर होगा। लेकिन इसके अलावा जो आपको मिलते हैं इनऑर्गेनिक आयंस हैं, जैसे सोडियम आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं, या हाइड्रोजन आयंस हैं, ये सारे के सारे किस में आएंगे, इनऑर्गेनिक आयंस के अंदर। तो ये सारे के सारे क्या हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो जाएंगे। यानी इसमें वाटर प्लस आप क्या कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक जो आयंस हैं। और ये जो इनऑर्गेनिक आयंस होंगे मोस्टली क्या होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन दैट वाटर। अच्छा, इसके अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, मैं चंद एक लिख देता हूँ इसमें, जैसे कि देखें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, इसके बाद जब वो लिपिड्स आ जाते हैं, या प्रोटीन्स हैं, या इसी तरह से ना डीएनए है या आरएनए वगैरह होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होंगे, किसके जी, प्रोटोप्लाज्म के। अब इसमें फर्दर फिर वही बातें आ जाती हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, या यानी जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। जैसे हमने वो कहा था ना, एक साइटोसोल की बात की थी, ग्राउंड सब्सटेंस बनती है विच इज़ मेड अप ऑफ सॉल्युबल पोर्शन, यानी उसमें कई सब्सटेंसेज होते हैं वो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व फॉर्म में होती हैं, तो वो इसी के अंदर आएगा। अब ना जो ख़ास तौर पे बिगर मॉलिक्यूल है, जैसे आप ना हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, ठीक है एक प्रोटीन है लेकिन वो सॉल्युबल नहीं होगी साइटोप्लाज्म में। स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, मैक्रो मॉलिक्यूल में आते हैं, वो सॉल्युबल नहीं होते। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे फर्दर क्या होंगे, इन सॉल्युबल और सॉल्युबल दोनों फॉर्म्स में आपको ये मिलेंगे। जबकि आयंस होते हैं नॉर्मली क्या होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर और साइटोप्लाज्म। देखिए जिस वक्त हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं और फिर ये ना जो कंपोनेंट्स हैं उनको सामने रख रहे हैं, तो एक याद रखिएगा बेसिक जो डिवीजन थी ना इसकी जो सेल की, यानी जो लिविंग सेल बन रहा था ना प्रोटोप्लास्ट जिसको आप कह रहे हैं, वो 2 तरह के थे। यानी एक को आपने नाम दिया था क्या जी, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा कौन सा इसमें, यूकैरियोटिक है। नो डाउट जो प्रोकैरियोटिक था ना वो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन या डिस्कवरी से पहले वाला है, जबकि यूकैरियोटिक जो था उसमें क्या होता है कि ट्रू न्यूक्लियस है वो मौजूद होगा। अब ना
एक याद रखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसमें ना जो ऑर्गेनेलिस होती हैं वो नहीं बनी। अब देखिए एक ऑर्गेनल जब होगी, हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, तो उसमें एक ऑर्गेनल के अंदर तमाम जो थे चाहे वो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस होती हैं, एक ऑर्गेनल के अंदर बड़ा एफिशिएंटली वो एक फंक्शन हो जाता है। जबकि वही फंक्शन जो था वो प्रोकैरियोटिक में भी हो रहा होगा, लेकिन उस तरह से क्या होगा, इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में वो तमाम उसके प्रीकर्सर सब्सटेंसेस, एंजाइम्स, जब वो मॉलिक्यूल्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन जो था वो प्रोकैरियोटिक में ज़्यादा हो रहा है, यूकैरियोटिक में कम है, या यूकैरियोटिक में ज़्यादा फंक्शन है, प्रोकैरियोटिक में कम, ऐसा नहीं है। दोनों जो होते हैं वो लिविंग सेल्स हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। अब ना अगर हम केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से देखें, ये MCQs में आ सकता है। पहली बात कि जो दोनों सेल्स हैं ना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, वो केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से क्या होंगे, सेम होंगे। वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। और कंपोजिशन में इसे सेम कह रहा हूँ कि उसमें ना कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट क्या हैं, एक जैसे हैं। और वो जो कंपोनेंट्स हैं अगर आप ना इस तरह से कर भी दें, ये मैं थोड़ा सा मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि ये MCQs में भी आ सकता है। देखें जैसे भी हमने बोला कि उसमें वाटर भी होगा, ठीक है, वाटर के अलावा इसमें ना प्रोटीन्स भी हैं। अब साथ साथ हम ना ऐसा करते हैं कि इनकी ना परसेंटेजेस भी लिख देते हैं, ठीक है, और ये ना MCQs में आपके ना आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ जस्ट याद करने के लिए ना, यानी 70/70, यानी ये मैं परसेंटेज इनके बता रहा हूँ कि कितने % होगा। और ये 70/70 जो किया है ना, फर्स्ट है वो प्रोकैरियोटिक और सेकंड जो होगा वो यूकैरियोटिक के लिए होगा। यानी उसमें 70 क्या था, वाटर है, प्रोकैरियोटिक में 70% ही क्या है, यूकैरियोटिक में भी वाटर होगा। इसी तरह से जो प्रोटीन्स हैं ये 15% होती हैं प्रोकैरियोटिक में, 18% क्या आपको यूकैरियोटिक में मिलेंगे। और एक याद रखिएगा, वाटर जो है वो ठीक है मेजर कंपोनेंट है लेकिन इनऑर्गेनिक है, लेकिन ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स है ना उनमें प्रोटीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। ओवरऑल ना ये MCQ बड़ा गौर से ना ये आपने नोट रखना है कि अगर मेजर सेलुलर कंपोनेंट की बात की जाए और उसमें कोई ऐसा ना उसने ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक की डिफ्रेंशिएशन नहीं की तो वाटर है, क्यों 70% होता है। लेकिन अगर ना ऑर्गेनिक का आ जाए, अमंग ऑर्गेनिक विच वन इज़ द मोस्ट अबंडेंट, तो उसके लिए आपने याद रखना है वो कौन सा होगा जी, प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स जो होती हैं 15% प्रोकैरियोटिक में मिलेंगी, 18% जो होती हैं वो यूकैरियोटिक में। अब आ जाता है सेकंड जो होगा इसमें ऑर्गेनिक के लिहाज से कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो उसमें मैंने 3/4 लिखा है कि 3% उसमें क्या होगा, प्रोकैरियोटिक और 4% जो है यूकैरियोटिक। अच्छा एक बात थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर भी कर देता हूँ। देखें प्रोटीन्स जो थी 15 और 18 सेम केमिकल कंपोजिशन है कि कंपोनेंट्स वही हैं, लेकिन जो प्रोपोर्शंस है वो थोड़े से दोनों के हर एक के कंपोनेंट के डिफरेंस आ रहे हैं। स्मॉल से एक जस्टिफिकेशन दे देता हूँ। देखें अगर आपने एक प्रोकैरियोटिक सेल लेते हैं ना, तो भाई प्रोकैरियोटिक सेल में आपको ठीक है वो सेल वॉल वगैरह, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आई थी, लेकिन उसके अलावा जो था ना कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं थी। तो उसके बेस पे अगर हम देखें ना, जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें तो मेम्ब्रेन्स की तादाद ज़्यादा होगी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, भाई उसके अंदर भी प्रोटीन है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन है उसमें भी प्रोटीन है, तो प्रोटीन की परसेंटेज होगी यूकैरियोटिक सेल में ज़्यादा हो जाएगी। अब ना इसी तरह से जो थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा वो इसमें क्या है, लिपिड्स हैं, ठीक है। लिपिड जो फैट्स होते हैं ना वो ज़्यादातर जो है वो इसका मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं, और उसमें भी देखें लिपिड बाइलेयर जैसे आपने पढ़ा था वो आती हैं। और इसमें ये देखें मैं 2/3 लिख रहा हूँ कि उसमें 2% क्या होंगे लिपिड्स आपको
प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेंगे 3% होंगे। और इसी तरह से अगर देखें इसमें डीएनए भी है और इसी तरह से आपको आरएनए भी मिलेगा। और ये ना सारे के सारे ना प्रोटीन से लेके आरएनए डीएनए ये तक जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सारे ऑर्गेनिक हैं। ये सारे कौन से ऑर्गेनिक कंपोनेंट। अब ना तकरीबन जो इसकी परसेंटेज बनती है 1% प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में क्या होगा 0.2 है। और इसी तरह से ना आरएनए जो होगा ना इसमें 6% और उसके अंदर 11% आपको मिलेगा। अब ना नेक्स्ट जो आ जाता है ऑर्गेनिक में ही आएगा, लेकिन जो डिफरेंट टाइप्स के ना एंजाइम्स वगैरह भी होते हैं, हार्मोन्स भी हैं, वो भी आपको ना प्रोकैरियोटिक में मिलेंगे और यूकैरियोटिक में। यानी मैं यहाँ पे ना यूँ ऐसे एंजाइम्स और हार्मोन्स का ये लिख रहा हूँ, ये दोनों में होते हैं। और ये तकरीबन ना दोनों के अंदर जो है वो इनके अमाउंट सेम होगी। और आखिर में आ जाएगा इसमें जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं। और जो मैंने बोला था ना यहाँ पे इनऑर्गेनिक आयंस वगैरह होंगे जो उस प्रोटोप्लाज्म में जो वाटर उसमें सॉल्युबल फॉर्म के अंदर होते हैं, ये भी दोनों में क्या होंगे इक्वल। अब ज़रा एक पॉइंट नोट रखिएगा, इसमें MCQs की बड़ी वैरायटी बन सकती है। जैसे मैंने शुरू में कह दिया ना, अमंग ऑर्गेनिक विच हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज, तो उसमें देख लें, चाहे वो प्रोकैरियोटिक की पूछी जाए, यूकैरियोटिक की पूछी जाए, ये सारे उसमें से भी आते हैं। विच वन हैज़ स्मॉलेस्ट प्रोपोर्शन, तो उसमें देख लें अब कौन सा बनता है। या फिर क्या होंगे विच आर इक्वल इन बोथ प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, उस लिहाज से भी क्या होगा ये परसेंट। और ये ना आपके बुक में जो टेबल दिया हुआ है ना उसके अंदर ये सारी परसेंटेजेस मेंशन है, तो आपने इनको ना बड़े यानी गौर से जहन में रखना है कि कौन से ऑर्गेनिक हैं, कौन से इनऑर्गेनिक हैं, और फिर उसके बाद उनके परसेंटेजेस के हैं, प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक। अब ना नेक्स्ट जो आ जाता है यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म के लिहाज से जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनमें दो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। एक है कंडेंसेशन और दूसरा क्या होगा हाइड्रोलिसिस। कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस। देखिए जो कंडेंसेशन है ना और हाइड्रोलिसिस, ये दोनों अपोजिट प्रोसेसेस हैं। होता ये कि लिविंग बॉडीज़ के अंदर ना ख़ास तौर पे कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है ना। तो आप देखें ना, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि लार्ज मॉलिक्यूल बीइंग फॉर्म्ड बाय मोनोमर्स, यहाँ पे ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो मोनोमर्स है ना, यानी मोनो का मीनिंग होता है वन, मर यूनिट को कहते हैं कि स्मॉलर यूनिट्स हैं वो कंबाइन करेंगे एंड दे विल फॉर्म द बिगर यूनिट और बिगर मॉलिक्यूल। तो अब देखें जैसा ना मोनोमर्स के मिलने से क्या होगा, एक बिगर यूनिट बन रहा है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल या लार्ज मॉलिक्यूल बनता है। वो जो प्रोसेस होता है ना उसमें नॉर्मली क्या होगा कंडेंसेशन होगी। उसमें क्या होगा कंडेंसेशन, यानी वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो रिलीज़ होगा। अब देखिए ये जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हम कहते हैं रिलीज़ हो रहा है, ये किस तरह से है। होता ये है कि दोनों जो मोनोमर्स हैं ना, यानी अगर मैं ये सिंबॉलिकली ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मोनोमर था, ये दूसरा मोनोमर है, और उन मोनोमर्स के साथ में इस तरह से ना ये हम कर देते हैं H और OH लगे हुए हैं। अब देखें एक मोनोमर अगर अपना H दे रहा है, दूसरा OH, तो रिजल्टेंट क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल। अब दोनों जो मोनोमर्स होंगे उनका एक एक वैलेंसी फिर इस तरह से फ्री हो जाएगी और वो आपस में क्या करेंगे एक बॉन्ड बना लेंगे जिसको आप क्या नाम देंगे, दिस इज़ अ डाइमर।
इसको आप क्या नाम देते हैं कि ये क्या बन गया, एक डाइमर बन गया। और डाइमर जो होगा ना उसमें क्या होंगे, 2 मोनोमर सब यूनिट्स होंगे। अब ये ना बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जो रिलीज़ हो रहा है ना, उस रिलीज़ की वजह से हम इसको जो कंडेंसेशन प्रोसेस है ना, इसको एक और भी नाम देते हैं कि दिस इज़ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ये बात का MCQ में आ जाता है, द अदर नेम फॉर कंडेंसेशन विल बी। तो एक तो आपने ये ध्यान में रखना है कि ये होता है ना डिहाइड्रेशन। भाई डिहाइड्रेशन से मीनिंग क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर। लेकिन देखें उस डिहाइड्रेशन के नतीजे में क्या हो रहा है कि जो स्मॉलर मोनोमर्स हैं दे आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ डाइमर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है जो आपने ध्यान में रखनी है। फिर बाज़ का ना देखें आपके पास ना इस तरह का अगर कोई एक मैं कहता हूँ डाइमर मौजूद है, जैसे हमने ये डाइमर अभी बनाया था। अब ना वो जो डाइमर है आप उसको ब्रेक करने जा रहे हैं, तो ब्रेक करते हुए क्या होगा, जब आप इसको ब्रेक कर रहे हैं तो साथ ही देखें मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ कि ये वाटर मॉलिक्यूल या उसको भी आप स्प्लिट कर रहे हैं किसमें, H और OH के अंदर। और जब ये स्प्लिट आप करेंगे, अब देखें वो जो बॉन्ड था उनके दरमियान ब्रेक हो गया और आपने वापस इनको रिटर्न कर दिए क्या, इनके H और OH। अब दोनों जो है ना वो मोनोमर्स अलग हो गए हैं। देखिए वहाँ पे पहले हमने कहा था कंडेंसेशन में दोनों मोनोमर्स आपस में मिल रहे थे तो एक कॉम्प्लेक्स बना, अब वही ब्रेक हुआ तो क्या दोनों सेपरेट। लेकिन देखिए यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन हो रही थी, वहाँ पे क्या वाटर ब्रेक हो रहा है। तो एक याद रखिएगा, ये जो हम हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं ना, हाइड्रोलिसिस दैट इज़ ओनली रिलेटेड टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नॉट द डाइमर। यानी डाइमर तो चले वो स्प्लिट हुआ है, लेकिन ना असल क्या है, हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर, लाइसिस मीनिंग स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन। कि ये जो स्प्लिटिंग हुई है या ब्रेक डाउन हुई है वो वाटर मॉलिक्यूल की हुई है, जिसकी वजह से हम इसको हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं। तो यानी आप ये कह सकते हैं जो डाइमर है या कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल की जो ब्रेक डाउन हो रही है, लेकिन किस में, बैक टू इट्स इनटू इट्स मोनोमर्स, तो ये फिर जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। एंड दैट विल यूज़ वाटर मॉलिक्यूल। और कैसे यूज़ करेगा ये भी ध्यान में रखना है कि उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों ग्रुप्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे। आई थिंक यहाँ तक ये क्लियर हो जाएगा। अब ना देखें एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs के हवाले से ये डिस्कस करेंगे। देखिए मैं अगर ये कहता हूँ कि यहाँ पे 2 मोनोमर्स से और आपने उनको लिंक किया तो कितने वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज़ हुए, जस्ट 1। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, मैं अगर एक थर्ड लेके आता हूँ तो देखें 3 मोनोमर्स नाउ दे आर लिंक टुगेदर। लेकिन जब वो 3 मिलेंगे तो आउटपुट आपके पास डिहाइड्रेशन के लिहाज से कितने वाटर मिलेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। 3 थे तो 2 हुए, 4 होंगे तो 3। अगर मैं एक सिंपल सा MCQ दे देता हूँ कि आई एम गोइंग टू लिंक 9 मोनोमर यूनिट्स टुगेदर टू फॉर्म अ मैक्रो मॉलिक्यूल, देन हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स दे विल बी रिलीज। तो बिल्कुल आसान सा जवाब होगा कि भाई 9 को लिंक कर रहे हैं तो 8 रिलीज़ होंगे। अगर मैं 100 मॉलिक्यूल्स को लिंक करता हूँ, एक चेन बनाता हूँ, तो कितने रिलीज़ होंगे, हाँ जी 100 को कर रहा हूँ तो 99 रिलीज़ होंगे, यानी एक आपने उसमें लेस कर देना। अच्छा बास का हिस्सा से आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि यू हैव a complex molecule which is having 15 monomer units linked together, but ज़रा गौर से सुनो, but 10 molecules are in the form of a straight chain and remaining 5 are in the form of a branch। ज़रा गौर कीजिएगा, 10 क्या थे, वो एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में थे और 5 क्या कर रहे हैं, वो उसके एक ब्रांच बना रहे हैं। देखें जैसे आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में देखते हैं ब्रांचेस भी होती हैं। अब इसमें क्या होगा, ज़रा गौर कीजिएगा, जस्ट लाइक दिस में अगर ना
यहाँ पे ये 3 3 6, ये 7 8 9 और ये 10 कर देता हूँ, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये ब्रांच की सूरत में। अब देखें ये जो मैं ज़रा रेड कलर में शो कर रहा हूँ, ये बॉन्ड बनाया था। पहले मैं वैसे ज़ुबानी आपको बता देता हूँ कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ठीक है मैंने ब्रांच का कह दिया, एक ब्रांच कह देता हूँ या एक से ज़्यादा कह देता हूँ। मैंने कहे कितने थे, टोटल 15 हैं। तो वो जो पहले हमने एक लीनियर चेन के लिहाज से बोला तो उसमें हमने क्या कहा था, वाटर मॉलिक्यूल कितने रिलीज़ होंगे, एक लेस करके 14 होंगे। भाई यहाँ पे देख लेना, अगर ये कर रहा हूँ तो उस लिहाज से ये 14 ही बनता है। क्या, ये एक पहला वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 9 तो ये हो गए। अब जब ब्रांच बनेगी यहाँ पे एक रिलीज़ होगा, 10 11 12 13 14। इसका मीनिंग क्या हुआ, आपने जस्ट मोनोमर यूनिट्स को जहन में रखना है। आपने ब्रांच जितनी भी बने, अभी देखें मैंने एक ब्रांच बनाई थी, मैं इसमें से एक और चेंज कर देता हूँ, यानी एक ब्रांच बनाई है तभी 14 वाटर रिलीज़ हुए। और अगर देखें यहाँ पे मैं 2 ब्रांचेस बना देता हूँ तो फिर भी देख लें आप इसमें, ये जस्ट लाइक दिस ना, ये एक 2 मॉलिक्यूल्स की, एक 3 की चेन है। अब आप नोट कर लें यहाँ पे क्या हो रहे हैं, अगर 9 यहाँ पे रिलीज़ हैं, 2 ये 11 और 3 14। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कहीं पे भी अगर ऐसा आ जाता है ना कि जिसमें आपसे वो नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स में पूछ लेता है, तो आपने क्या है जस्ट देखने उसमें टोटल मोनोमर यूनिट्स कितने अटैच हैं। फिर इसी तरह से एक और मैं MCQ इस तरह से ना चेंज करके भी दे देता हूँ कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मैक्रो मॉलिक्यूल 99 वाटर मॉलिक्यूल्स वर रिमूव्ड या ऑब्टेन्ड। हाउ मैनी मोनोमर यूनिट्स वर लिंक्ड इन दैट चेन और इन दैट मैक्रो मॉलिक्यूल। तो देखें बिल्कुल आसान सा कि भाई जब आपने न पहले क्या कहा था, 100 को हमने लिंक किया है, तो मैंने क्या कहा, एक लेस कर ले तो 99। अब हमने कहा कि हमें 99 वाटर मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, तो भाई फिर हमने कितने आपस में लिंक किए हैं, वो 100 की फॉर्म में। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ना इस तरह से चाहे वो कंडेंसेशन से रिलेटेड आ जाए या हाइड्रोलिसिस से आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि देखें एक ख़ास तौर पे जो बनता है ना डाइमर, जो डाइमर होगा उसमें जो फार्मूले के अंदर चेंज आएगी ना, उसमें 2 हाइड्रोजन लेस होंगे, एक ऑक्सीजन। एक सिंपल से एग्जांपल मैं आपके सामने इसके रख रहा हूँ इस तरह से कि ये देख लें जो ग्लूकोज है जिसका फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, C6H12O6, और दूसरी तरफ क्या था जी, ये फ्रुक्टोज है, इसका फार्मूला क्या था, C6H12O6। तो जब आपने दोनों को आपस में लिंक किया था तो क्या बना था, सुक्रोज। तो फार्मूला क्या था, C12H22O11। अब देखें ना, ये जो दोनों के सब यूनिट्स मिले, एक नया कॉम्प्लेक्स बना सुक्रोज। तो उसमें जो फार्मूले के अंदर चेंज आ रही है, यानी नंबर ऑफ़ कार्बन और ऑक्सीजन के लिहाज से वो क्या था, यानी एक वाटर रिलीज़ हुआ ना तो 2 हाइड्रोजन लेस हो गई हैं और एक ऑक्सीजन लेस होगी, लेकिन वो किस फॉर्म में रिलीज़ हो गई हैं, वाटर की फॉर्म में। तो इस तरह से ये क्या है आपस में। फिर दूसरी तरफ अगर ना हम इस सुक्रोज को ब्रेक करते हैं, हाइड्रोलिसिस होगा, तो पहले आप क्या करेंगे, उसी तरह एक वाटर मॉलिक्यूल ले लेंगे। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक जो बातें हैं ना, ये सारे आपके क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, ये तो हम थोड़ी सी ना एक और बात भी जहन में रखें, ये जो कर रहे हैं ना वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए नहीं है। अब मिसाल के तौर पे आप पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, भाई पेप्टाइड बॉन्ड में भी तो आपने क्या किया था, सबसे पहले जो अमीनो एसिड्स हैं उसमें एक का अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप आपस में क्या है, वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो H और OH मिलेंगे तो वाटर बनेगा, यानी वो भी क्या थी, डिहाइड्रेशन हो रही थी। अब ना नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे एक जो हम केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे थे, उसमें
फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। ये तो हमने पहले जनरल कर लिया ना, अब आ जाता है उसमें फंडामेंटल जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखें, वाटर तो नो डाउट है, लेकिन जो फंडामेंटल ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं, या जिनको आप बायो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, वो कितने होंगे। एमसीक्यू के लिहाज से याद रखिएगा वो कितने हैं जी, 4। वो कितने 4 हैं। और उनमें जो सबसे पहला आएगा, और मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा वो लिख भी रहा हूँ अबंडेंस के हवाले से, बल्कि आपके सामने ये लिखे हुए भी हैं, वो क्या हो जाएंगे, शाबाश, प्रोटीन सबसे पहले आएगा, फिर दूसरे नंबर पे क्या होगा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा नंबर जो है वो लिपिड्स का होगा, और ये जो डीएनए और आरएनए ना, इन दोनों को हम क्या नाम देते हैं कलेक्टिवली, ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये क्या होंगे, न्यूक्लिक एसिड्स होंगे। ये भी किस में आएंगे, शाबाश, बायोमॉलिक्यूल में, और ये फंडामेंटल में ही आते हैं। ये क्या होंगे, फंडामेंटल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ना जो प्रोटीन्स हैं वो तमाम मेम्ब्रेन का जब वो पार्ट्स होती हैं, और एक जहन में आपने रखना है कि एक सेल का जो 50% ऑफ ड्राई वेट जो होगा ना, जो बनता है वो क्या है, प्रोटीन्स ही होती हैं। यानी क्या हुआ कि मैक्सिमम जो एक सेल के अंदर था वो प्रोटीन्स ही, और वो प्रोटीन्स भी कितनी है कि जो 50% ऑफ जो ड्राई वेट होगा एक सेल का वो प्रोटीन्स बनाती हैं। अब ना जो प्रोटीन्स हैं वो फर्दर आप क्या देखते हैं कि 2 तरह से आ रही हैं, यानी प्रोटीन्स जो होंगी वो स्ट्रक्चरल भी होंगी, वो फंक्शनल भी होंगी। मिसाल के तौर पे देखें, अगर ना मैं प्रोटीन को यहाँ पे स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ ना, तो उसमें जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब हम चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, साथ साथ केमिकल कंपोजिशन की बातें भी की थी। देखें, मिसाल के तौर पे अगर प्रोकैरियोटिक सेल में एक सेल वॉल बनी थी, पेप्टाइडोग्लाइकन आपने बोला था, भाई उसमें प्रोटीन आ रही है कि नहीं, तो वहाँ पे वो क्या थी, दैट वाज प्लेइंग अ स्ट्रक्चरल रोल। इसी तरह से अगर देखें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जितनी भी मेम्ब्रेन्स थी इंक्लूडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, वो स्ट्रक्चर्स हैं, मेम्ब्रेन्स हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो ऑर्गेनेलिस बना रहे हैं, तो वो फिर क्या हुआ, वहाँ पे जो भी प्रोटीन होंगी वो स्ट्रक्चरल होंगी। या इसी तरह से आपने ना जो साइटोस्केलेटन पढ़ा था, या उस साइटोस्केलेटन से आगे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, चाहे वो सेंट्रियोल था, वो सीलिया फ्लैजेला की हमने बातें की हैं, या फिर उसके साथ साथ ना हमने जो सेंट्रियोल में वो स्पिंडल फाइबर्स वगैरह पढ़े थे, वो सारे के सारे क्या थे, वो प्रोटीन्स के बने हुए थे, और वो हैं सेलुलर स्ट्रक्चर्स। तो इसलिए क्या होंगी, ये वो सारा स्ट्रक्चरल जब। लेकिन एक बात जहन में रखनी है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ये जितने भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं पर्टिकुलरली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर या इन साइटोप्लाज्म। भाई देखें, अगर वो सॉल्युबल बना देंगे या सॉल्युबल फॉर्म में होंगी तो फिर स्ट्रक्चर तो डिज़ोल्व हो जाएगा, वो मेंटेन, तो ये क्या होती हैं, इनसॉल्युबल फॉर्म में। बाकी रह गया फंक्शनल प्रोटीन। अब देखें उसमें एंजाइम्स आ जाते हैं, तमाम प्रोटीन्स के बने हुए हैं और वह सॉल्युबल फॉर्म में हैं। या इसी तरह से आप क्या देखते हैं कि जो हार्मोन्स भी कई हैं वो भी क्या प्रोटीन्स के बने हुए हैं, तो वो सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, तो वो वाले फिर क्या हो जाएंगे जो फंक्शन कोई न कोई परफॉर्म कर रहे हैं। इवन के एंटीबॉडीज़ आप ले लें वो भी प्रोटीन्स हैं, तो भाई वो सारे के सारे क्या फंक्शनल में आती हैं। अब देख लें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, इनका भी स्ट्रक्चरल रोल होगा, लेकिन दूसरी तरफ ना इनका जो मेन रोल बनता है ना वो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से है। यानी इजी ऐसा आप कह सकते हैं
जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना एक सेल के लिए, वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। नॉर्मली तो हम ग्लूकोज लिखते हैं, लेकिन ग्लूकोज के अलावा भी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फौरी तौर पे या इजीली ब्रेक डाउन करके उनमें से क्या होगा, एनर्जी ली। अब वो जो एनर्जी होगी वो जितने भी सेलुलर प्रोसेसेस हो रहे हैं, चाहे वो मैकेनिकल एक्टिविटीज़ हैं या केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके दौरान वो एनर्जी यूटिलाइज होगी, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो यानी उस लिहाज से फिर इनका क्या हो जाएगा, फंक्शनल। बाकी आपने देखा है कि जिस तरह से ना ये कार्बोहाइड्रेट्स जो थे वो सेल सरफेस मार्कर्स भी हमने कहा था, वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बना के ना कि दे हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जैसे कि आप देखते हैं कि देयर आर वैरायटी ऑफ टिश्यूज़, यानी नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है या ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होती हैं, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के सेल्स हैं। तो हर एक जो सेल होता है ना यानी एक टिश्यू का, वो दूसरे से डिफ़र कर रहा होता है। तो उसमें प्रोटीन्स का भी ऑब्वियसली है, लेकिन उसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये भी है। फिर जो था ख़ास तौर पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर आप देखें स्टोरेज मॉलिक्यूल्स भी हैं, जैसे कि स्टार्च है या फिर आप ग्लाइकोजन ले लेते हैं, वो स्टोर्ड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, और वो होते भी क्या इनसॉल्युबल है। लेकिन इसके अलावा जितने भी सुक्रोज सॉल्युबल है, माल्टोज सॉल्युबल है, ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, या इस तरह के ये सारे क्या होते हैं, ये सारे। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें जो लिपिड्स हैं। लिपिड्स का बेसिकली जो होता है ना जो रोल है वो प्रोटेक्टिव है लिविंग सेल्स के अंदर, लिविंग बॉडीज़ में। लेकिन साथ साथ क्या होगा, ये स्ट्रक्चरल रोल भी। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई हैं, और ये जो लिपिड बाइलेयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पर्टिकुलरली क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक। आगे चल के हम इसमें डिटेल में देखेंगे कि ये हाइड्रोफोबिक हैं क्या, लिपिड मॉलिक्यूल। भाई हाइड्रोफोबिक होंगे तो वो क्या होंगे, दे विल मेक द सेलुलर स्ट्रक्चर इनसॉल्युबल, यानी वो वाटर की तरह अट्रैक्ट नहीं होगा, उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, तो वो एक स्ट्रक्चर मेंटेन भी रहेगा। अब साथ ही क्या होता है कि ये लिपिड्स जो है ना, जैसे हमने वहाँ पे ना फ्यूल ऑफ द बॉडी कहा था ना कि दे आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि जो लिपिड्स होते हैं वो एनर्जी रिजर्व्स के तौर पे, अब देख रहे हैं ये कैसे एमसीक्यू की बातें आ रही हैं कि वो एनर्जी रिजर्व, यानी जो लिविंग सेल या लिविंग बॉडी होगी वो जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है ना, जो एक्स्ट्रा फूड होगा उसको स्टोर कर लेंगे, तो वो क्या है, लिपिड्स की फॉर्म में होते हैं। लेकिन एक हमने ना परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम के लिहाज से देखा भी था कि अगर सेल के पास कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है या ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर उस ग्लाइऑक्सीसोम्स क्या करती हैं, वो लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। कहना ये चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट जो है वो लिपिड्स ब्रेक होकर एनर्जी नहीं देते। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। अच्छा, अब एक और बात, ठीक है, जो अल्टीमेट सोर्स था जो एनर्जी के लिए वो कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन ये जो तीनों हमने डिस्कस किए ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, ये क्या, दे कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कैसे? देखें, सबसे पहले ना जो बॉडी है दैट विल गिव प्रायोरिटी टू कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी पर्पस। अब जैसा ना कार्बोहाइड्रेट्स को वो एनर्जी पर्पस के लिए यूज़ कर रही है, अगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो सेकंड ऑप्शन होगा ना वो लिपिड्स होंगे। ये बात का एमसीक्यू में आते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा कि विच विल द फर्स्ट ऑप्शन फॉर द सेल टू ऑब्टेन एनर्जी, या टू विच मॉलिक्यूल द सेल विल गिव अ प्रायोरिटी फॉर एनर्जी पर्पस, वो कार्बोहाइड्रेट है। सेकंड प्रायोरिटी पे कौन से आते हैं, लिपिड्स, और थर्ड पे कौन से आएंगे, शाबाश, प्रोटीन्स। और याद रखिएगा प्रोटीन्स होती है ना, वो थर्ड पे हमने इसलिए रखी हैं कि जिस वक्त भी एक मॉलिक्यूल को आप ब्रेक करते हैं तो आप ब्रेक जो उसकी ना एंड प्रोडक्ट थी ब्रेक के दौरान उनको गौर से देखें। मिसाल के तौर पे आपने कहा है कि लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो है दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपने ये बातें पहले पढ़ी हुई हैं। तो जब
ऐसा मालिक्यूल ब्रेक होगा तो नॉर्मली जो कार्बन होती है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज़ होगी, हाइड्रोजन जो होती है वो वाटर की फॉर्म में होगी। ठीक है, ये तो एक हमें प्रोडक्ट्स मिली। कार्बन डाइऑक्साइड जब वो एसिडिक गैस ज़रूर है लेकिन इतनी ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ जब हम प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें एक आपने अमाइनो ग्रुप पढ़ा था, उसकी डीएमाइनेशन करेंगे भाई। जब डीएमाइनेशन होगी तो वो अमाइनो ग्रुप जो होता है अमोनिया में कन्वर्ट होगा। फिर हमारे वो लिवर के अंदर जो ऑर्निथीन सिट्रुलिन साइकिल जिसको आपने कहा था कि दैट विल यूटिलाइज 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया टू गिव अस 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। अब देखिए, पहले अमोनिया बनी है हाईली टॉक्सिक अमंग द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, उसको आगे आपने लेस और फिर लीस्ट जो थे ना यूरिया और यूरिक एसिड में ज़रूर कन्वर्ट कर लिया, लेकिन भाई वो फिर प्रोटीन्स की जो एंड प्रोडक्ट्स होती हैं वो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में क्या हो जाएंगी, टॉक्सिक हो जाएंगी। और इसीलिए क्या होगा कि बॉडी जो होती है ना उनको थर्ड प्रायोरिटी पे रखती है। फर्स्ट पे जो है वो कार्बोहाइड्रेट, सेकंड पे क्या होंगे, लिपिड्स होंगे। अच्छा, इसके बाद ना ये जो डीएनए आरएनए है, ये वाले दोनों जो होंगे ना, जैसा आप कहते हैं डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और आरएनए जो होगा उसको यानी जो डीएनए की फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल करेगा। आसान सी बात है ना। देखिए, अगर एक आपके पास जीन है, जीन किससे बना होता है, डीएनए से। अब आप उससे क्या करेंगे, एक मैसेंजर आरएनए बनाएंगे। मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोम के पास जाएगा जहाँ पे क्या है, राइबोसोमल आरएनए है। फिर राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोम के पास अमीनो एसिड आएंगे, कौन लेके आएगा, ट्रांसफ़र आरएनए। तो आरएनए जो होता है ना डीएनए की हेल्प कर रहा होता है किसमें जी, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो एक सेल के जो फंक्शंस को कंट्रोल किया जा रहा होता है या उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो ख़ास तौर पे क्या, ये न्यूक्लिक एसिड्स होंगे। अब ना यहाँ पे ये जो हमने प्रोटीन्स की बात की, कार्बोहाइड्रेट्स की लिपिड्स की, भाई ये कोई कंपाउंड्स नहीं है थोड़े से, बल्कि ये तीनों क्या हैं, क्लासेस हैं। और हर एक यानी प्रोटीन एक बहुत बड़ा ग्रुप है। यानी अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें ना, मोर देन 10,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स दे आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो यानी कितना बड़ा एक डाइवर्स जो वो ग्रुप बन जाएगा कंपोजिशन के लिहाज से। कार्बोहाइड्रेट्स को आप मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड क्लासेस में करते हैं। भाई उनमें फर्दर कितनी वेराइटीज़ हैं। इसी तरह से लिपिड्स तो है एक हेट्रोजीनस ग्रुप, यानी फॉस्फोलिपिड था, एसाइल ग्लिसरॉल था, सफिंजोलिपिड्स आपने पढ़ा है, वैक्सीज की बात की, टर्पिनॉइड्स की बात की, यानी बहुत बड़े ये ग्रुप्स हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमें ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो सेल के देखते हैं उनमें क्या है, वेराइटी है। अभी वो वेराइटी जो है ना उसकी रीज़न क्या है। सबसे पहले एक याद रखिएगा कि इनमें जो मोस्टली जो थे ना जिनको आप ऑर्गेनिक का नाम दे रहे हैं, इनका जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है, कार्बन है। तभी हमने इनको ऑर्गेनिक बोला। और कार्बन की जो एबिलिटी थी जो बॉन्ड फॉर्मेशन की, चाहे वो स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है, वो रिंग्ड चेन्स बनती हैं यानी क्लोज चेन, या उसके अलावा जो होती हैं होमोसाइक्लिक हैं, हेट्रोसाइक्लिक, भाई इस बेस पे क्या होगा, ये बहुत बड़ी वैरायटी बनाते हैं। वो एक तरफ है, उस वजह से क्या होगा हमारे पास इतने ज़्यादा जो है वो क्या है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ना अंदर जो एक आ जाता है जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। याद रखिएगा कि ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, ये फर्दर क्या करेंगे, उसको इंक्रीज़ कर देंगे। फंक्शनल ग्रुप फर्दर इंक्रीज़ कर देते हैं किसको जी, वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को। खुद आप देखें जैसे कार्बोहाइड्रेट मैंने बोला, भाई कार्बोहाइड्रेट को जब हम केमिकली डिफ़ाइन करते हैं उसमें एल्डिहाइड्स भी हैं, उसमें कीटोन भी है। जब आप ना एक प्रोटीन को देखते हैं, अमीनो एसिड्स हैं, भाई उसके बाद कार्बोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है, अमाइनो ग्रुप भी मौजूद है।
जब आप अपना लिपिड्स को देखते हैं उनके अंदर फर्दर आपको ये नज़र आते हैं, यानी उसमें एस्टर बॉन्ड्स भी बनते हैं, एस्टेरिफिकेशन भी हो रही है, फास्फो एस्टर बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये वेराइटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स के लिहाज से फिर क्या होगा, इनके अंदर जो है वो उतनी ज़्यादा वेरिएशन और वेराइटी बनती चली जाएगी। मेरे ख्याल में यहाँ तक ये बातें आपके ना क्लियर हो गई होंगी कि ये जो है वो किस हद तक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद हम अब करेंगे नेक्स्ट, जो वाटर की हमने बात की है ना, जो मैक्सिमम आप कह सकते हैं ना, जो हमें परसेंटेज के लिहाज से या हाईएस्ट परसेंटेज में नज़र आता है प्रोटोप्लास्ट के कंपोनेंट के तौर पे, वो वाटर है, यानी 70% था। अब ये जो 70% जो हमें वाटर मिल रहा है, इस वाटर के जब वो फिर यानी इतनी हाई परसेंटेज में जो रखा गया है, तो एडवांटेजेस क्या होंगे या क्या रीज़न हो सकती है कि हम जब वो इस वाटर को इतना ज़्यादा जब वो एक सेल के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम थोड़ी सी केमिकल नेचर के लिहाज से देखें ना, तो एक याद रखिएगा, ये क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। और पोलर मॉलिक्यूल में भी कौन सा है, ये शाबाश कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है। और एक यानी आसान सी बातें हैं कि, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि जो आप देखते हैं ना, एक वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, देयर आर 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। और उस बेस पे आप क्या कह सकते हैं कि इसमें 2 शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इसमें क्या होंगे, 2 शेड पेयर हैं और 2 क्या होंगे उसमें, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से देखें तो भाई ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, कि ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाकी रहा इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल की जो शेप है, यानी टेट्राहीड्रॉन बनती है, उसके ना जो 2 कॉर्नर हैं उन पे लोन पेयर, बाकी 2 पे क्या आपको हाइड्रोजन नज़र आते हैं। तो एक तरह का ना ये आपको वी शेप जो है वो मॉलिक्यूल नज़र आएगा। यानी उसमें अगर ये ना ऑक्सीजन है और ये आप इस तरह से कह देते हैं कि ये हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा, एक वी शेप्ड मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। अब देखें यहाँ पे जो पोलैरिटी आ रही थी, जो इसकी पोलर नेचर है, बेसिक उसके बिहाइंड रीज़न क्या था, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखें पीरियोडिक टेबल के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो मिसाल के तौर पे ये 6A जो ग्रुप है उससे बिलोंग करता है। तो ऑक्सीजन जो है ना 6A ग्रुप में सबसे ये टॉप के ऊपर है, यानी जो 6A ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, उसमें क्या था, ये सबसे टॉप। और जो सबसे टॉप पे होता है उसका एटॉमिक साइज स्मॉल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखें यहाँ पे मैं अगर ना इस लिहाज से एक बात करूँ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उधर क्या हाइड्रोजन की तो ऑब्वियसली कम थी, तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होगी, पोलैरिटी ज़्यादा होगी। तो क्या है, नॉर्मल से जब ये पोलैरिटी ज़्यादा आती है, दूसरी तरफ जब हम वाटर मॉलिक्यूल को एक दूसरे के सामने लेके आएंगे तो देख लेना, एक वाटर मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव एंड होगा, यानी हाइड्रोजन एंड, वो दूसरे के जो पार्शियल नेगेटिव वाले ऑक्सीजन एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट। तो यानी ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है ना, दैट इज़ अट्रैक्टिंग द पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो ये जो दो के दरमियान आ रही अट्रैक्शन, इसको आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको इसमें मिलेगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फिर क्या होता है,
जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं वो क्या कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़र कर जाती हैं दूसरे लिक्विड्स के मुकाबले में। कैसे भी कर रही हैं, मिसाल के तौर पे आप देखते हैं वो 0 डिग्री सी के ऊपर फ्रीज़ करता है, 100 डिग्री सी पे क्या करेगा, जाके ये बॉयल करेगा। यानी जो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ना वो वाटर के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और एक अगर मैं इसी तरह से करूँ ना, ऑक्सीजन के बाद जो सल्फ़र आ रही थी तो भाई H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो भाई वो भी पोलैरिटी तो शो करती है, लेकिन सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से क्या था, आप अंदाज़ा करें कि वो पोलैरिटी बहुत कम, तो उस लिहाज से क्या है, रूम टेम्परेचर पे आपको जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो गैस की फॉर्म में मिल रही है, जबकि H2O जो है ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अच्छा, विदाउट अगर मैं कहता हूँ ना, यानी वाटर के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती, अगर वाटर में ना होती, तो जो बॉइलिंग पॉइंट था वाटर का विदाउट वो होगा -80 डिग्री सी, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट विल बी -100 डिग्री सी। क्या बात कर रहे हैं कि अगर उसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, जबकि हम कहते हैं वाटर में है, उस लिहाज से फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई जो है वो क्या करता है, शो करता है ये पोलैरिटी भी, और उस लिहाज से हाई बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट्स भी हैं। इसी पोलैरिटी से रिलेटेड है डिसोल्यूशन जो होती है। अब देखें वाटर जब वो आयनिक कंपाउंड्स को भी बड़े इजीली डिसॉल्व कर लेता है, और उसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा कि भाई वाटर मालिक्यूल के जो पार्शियल पॉजिटिव वाले होंगे ना, वो एक आयनिक मालिक्यूल के जब वो नेगेटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। देखिए ना, जैसे NaCl हम लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड है, तो भाई Na के ऊपर पॉजिटिव था, क्लोराइड पे नेगेटिव, तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्लोराइड एंड जो होगा वो हाइड्रोजन के थ्रू, और जो सोडियम होगा वो ऑक्सीजन के थ्रू अट्रैक्ट हो रहा होगा। और ये स्ट्रॉन्ग इतनी अट्रैक्शंस होती हैं कि ये आयनिक बॉन्ड तक जो होता है वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और वो डिसोसिएट हो जाते हैं। अब देखते हैं ना, आयनिक कंपाउंड्स है जब डिसॉल्व आप करते हैं तो वो मोस्टली क्या होते हैं, आयनाइज फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में नज़र आते हैं। बेसिक रीज़न यही होगी। और उसमें जो पॉजिटिव वाला होगा उसको वाटर के ऑक्सीजन एंड्स यानी नेगेटिव सराउंड कर रहे होते हैं, और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव। दूसरी तरफ ना, ये जैसे आप देखें, मैं ग्लूकोज को अगर डिसॉल्व करता हूँ, मैं अल्कोहल को वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूँ, भाई वो भी हो रहे हैं, लेकिन वो तो कोवलेंट है, वो आयनिक नहीं है। ये नहीं है कि वो आयनाइज हो जाते हैं, बल्कि क्या होगा, देखें अल्कोहल में जो OH ग्रुप आ रहा है ना वो पोलर है। आपने ग्लूकोज में पढ़ा HOH आते हैं, या वो जो एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ा था, ये क्या है, पोलर है। अब वो जो भी पोलर कोवलेंट भी होंगे वो भी क्या होगा, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होगा ना, आयनिक को भी डिसॉल्व कर रहा है और कोवलेंट मॉलिक्यूल्स को भी कर रहा है। और वाटर के लिए ना एक हम यहाँ पे इस तरह से यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कोई भी हमारे पास ऐसा जो है वो और लिक्विड मौजूद नहीं है जो क्या करे, इतनी ज़्यादा बड़ी वैरायटी को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले जितना कि क्या करता है वाटर। तो इस वजह से क्या होगा, हम इसको यूनिवर्सल सॉलिड, भाई उसमें ना बहुत सारे सॉलिड्स हैं, वो भी वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, लिक्विड्स भी हैं, गैसेस भी हैं, आयंस भी हैं, जो इसके अंदर क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इस लिहाज से फिर क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म के लिए ना एक बेस्ट आ जाता है। नेक्स्ट इसमें अगर आप देखें, मिसाल के तौर पे जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ में कोहेजन एंड एडहेजन, यानी ये फोर्सेस होती हैं, और कोहेसिव फोर्सेस हम कहते हैं जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। और ये ना देखें कि MCQs इस तरह से आ सकते हैं कि दो सिमिलर कैटेगरीज के दिए हुए हैं और वो आपस में अट्रैक्ट करें, भाई कोहेजन है, कोहेसिव फोर्सेस है। दो डिफरेंट कैटेगरीज के दिए हुए हैं, उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो क्या है, एडहेसिव या एडहीन उसको कहेंगे। अब वाटर को भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये क्या है, कोहेजन।
अभी मैंने कहा था जब अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का है, या इवन कि हम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम और वाटर के दरमियान जो अट्रैक्शन प्रोड्यूस हुई, अल्कोहल और वाटर के दरमियान जो हुई, ग्लूकोज और वाटर के दरमियान जो अट्रैक्शन, भाई ये दो डिफरेंट टास्क हैं, तो ये फिर क्या होगा, एडहेशन भी है। यानी वाटर जो है ना ये कोहेसिव और एडहेसिव दोनों तरह की क्या है फोर्सेस शो करता है, तो ये और ज़्यादा क्या होगा, आप कह सकते हैं सूटेबल हो गया किसके लिए, एक प्रोटोप्लास्ट के लिए, एक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट ना इनमें एक वाटर का जो आप कह सकते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, यानी इसकी जो फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और एक होता है हीट कैपेसिटी भी आप कह सकते हैं, या स्पेसिफिक हीट का नाम भी देते हैं। यानी आप कहते हैं ना जो स्पेसिफिक हीट है, यानी आपके पास 1 ग्राम वाटर या 1 किलोग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सी इंक्रीज़ करने के लिए नॉर्मली 15 to 16 हम डिग्री सी तक करते होते हैं इसको मेजर, तो कितनी हीट चाहिए, वो क्या होगी, हीट कैपेसिटी है। भाई जो हीट कैपेसिटी वाटर की बनती है ना, ये 4.186 जूल्स है। कितनी है, 4.186 जूल्स पर ग्राम। क्या हो जाएगी, 4.186 जूल्स पर ग्राम, और ये एक बहुत बड़ी हीट वैल्यू है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बिगर वैल्यू है, उसकी वजह ये होती है कि इतनी ज़्यादा ये हीट एब्सॉर्ब करेगा और कम इवेपरेट होता है। तो भाई अगर देखें ना हम अपने, जैसे वो कहते हैं स्वेटिंग होती है थर्मो रेगुलेशन के लिए, तो हमारी बॉडी की हीट को रिमूव कर रहा है स्वेट या पसीना। अगर भाई अगर ना वाटर जो है वो थोड़ी सी हीट को एब्जॉर्ब करके ज़्यादा इवेपरेट होता, तो फिर तो इतना कूलिंग एजेंट ना होता बेस्ट। तो जो अगर बेस्ट वो कूलिंग एजेंट हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हीट लेके थोड़ा सा इवेपरेट होता है, तो ना बॉडी के लिए ऑस्मो रेगुलेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्लस क्या मैक्सिमम हीट को भी रिमूव कर देगा। फिर दूसरी बात यह है कि देखें जिस वक्त ना हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, बॉडी का टेम्परेचर भी इतना राइज नहीं कर रहा। यानी देखें ना अब जैसे वेपर्स में चेंज होते हुए भी यानी वो हीट ज़्यादा उसको चाहिए, और इसी तरह से रेज जो हो रहा है टेम्परेचर, तो भाई हम ये भी कह सकते हैं ख़ास तौर पे जो हीट हाई हीट कैपेसिटी वैल्यू की वजह से वो हीट रेजरवायर के तौर पे भी काम कर रहा है। अब देखिए ना जिन एरियाज़ में वाटर ज़्यादा होता है वहाँ पे टेम्परेचर जब वो मॉडरेट रहता है, जहाँ पे ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी डे टाइम में, जैसे डेजर्ट है वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर, और ड्यूरिंग नाइट क्या उतना लो होता है। तो ये नहीं कहने का मतलब ये कि हीट कैपेसिटी होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर एज वेल एज द एनवायरनमेंट। और जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वाटर की, वो अगर हम देखें 40 या 41 भी लिखा होता है, 40.8 किलो जूल्स पर मोल। ये भी एक बहुत बड़ी वैल्यू है कि देखें इतना इजीली जो है वो इवेपरेट नहीं हो रहा, वेपर्स में चेंज नहीं हो रहा। तो इस वजह से फिर क्या होगा, जो लिविंग बॉडीज़ हैं उनमें रेजरवायर के तौर पे भी काम कर रहा है, वाटर लॉस भी कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसी के साथ रिलेटेड हैं। और आखिरी बात इसमें एक कर देता हूँ, जो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है कि वाटर जो है ना अनलाइक अदर कोवलेंट मॉलिक्यूल ये आयोनाइज भी हो जाता है, और आयोनाइज होके ना ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव वो कि बहुत कम आयोनाइज होता है। जैसे आपने वो pH एंड POH वाला टॉपिक पढ़ा था ना, तो 10⁻⁻7 होता है H पॉजिटिव और OH भी क्या है इतने ही है। तो भाई बहुत कम होता है, लेकिन कई ऐसे बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जिनमें फिर क्या होगा ये यूटिलाइज होगा। अगर ये ना होती तो फिर क्या होगा, कई पॉसिबल ना होते रिएक्शन। और साथ ही कि ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल की सप्लिटिंग से आपको एक H पॉजिटिव और एक हाइड्रोक्सिल मिल रहा है, इसी वजह से फिर क्या होगा वाटर जो होता है वो न्यूट्रल भी होगा।
वाटर जब वो क्या है, न्यूट्रल भी होता है। अब आ जाता है थोड़ा सा यहाँ पे लो डेंसिटी ऑफ आइस। देखिए ना, जिस वक्त आइस जो होती है फॉर्मेशन होती है, उसमें क्या होगा, जैसे जैसे आप वाटर मालिक्यूल को कूल डाउन करते हैं, वाटर को कूल डाउन करेंगे तो मालिक्यूल्स हैं ना, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, यानी एक दूसरे क्लोज मूव करते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, डेंसिटी इंक्रीज़ करती है। लेकिन एक याद रखें, जो डेंसिटी है ना, ये डिक्रीज़ करेगी कब तक, मोस्टली आपकी इस बुक के अंदर भी ना 4 डिग्री सी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4 डिग्री सी है, लेकिन एग्जैक्ट जो टेम्परेचर बनता है वो 3.98 डिग्री सी, यानी एग्जैक्ट जो है ना वो 3.98 डिग्री सी है। जिसका क्या होगा कि आप वाटर को कूल डाउन करते जाएं, या ये 39.16 फ़ारेनहाइट भी बनती है, यानी इसी को ना 39.16 फ़ारेनहाइट भी बनेंगे, यानी ये वो टेम्परेचर जिस पे क्या होगा, डेंसिटी इसके वाटर की इंक्रीज़ करती जाएगी। लेकिन जैसे ही आप 3.98 से बिलो उसको कूल डाउन करेंगे, ज़ाहिर 0 पे फ्रीज़ कर रहा है, तो जैसे इससे लो होगा तो क्या होगा, रादर देन मूविंग क्लोज दे विल मूव अपार्ट। उसकी रीज़न क्या होती है कि वाटर मालिक्यूल के हमने क्या कहा है, एक जो थे ना शेड और लोन पे एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के 4 कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। अब वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, आइस के क्रिस्टल बनाने के लिए अरेंज कर रहे हैं, तो एक क्रिस्टल की एक डेफिनेट शेप होती है, उनके दरमियान जो यूनिट्स होंगे, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है, तो वाटर मालिक्यूल्स अवे मूव करते हैं। और फिर उसके साथ साथ क्या होगा, जैसे अवे मूव करेंगे, डेंसिटी जब पहले इंक्रीज़ कर रही थी, अब क्या करेंगे, वो डिक्रीज़, और आइस फिर क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या सरफेस की तरफ मूव करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ना, कि जो आइस की लेयर ख़ास तौर पे जो बनती है ना ओशंस के अंदर या वाटर बॉडीज़ में, वो सरफेस से आइस बनना शुरू होगी, और आइस की जो लेयर होती है वो इंसुलेटरी लेयर के तौर पे काम करती है। अब वो जब इंसुलेटरी लेयर बना लेगी तो ठीक है, इंसुलेशन की वजह से फर्दर हीट लॉस नहीं होगा। टॉप पे तो ठीक है वो लेयर बन गई थी, लेकिन फिर क्या होगा, बॉटम पे ना जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो सर्वाइव करती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।